चलिए डिस्कस करते हैं। तो इस मास्टर प्लान को बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया है बेटा हम लोगों ने, ठीक है, अपनी जो पुरानी 12 to 13 ईयर का जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पर, जो अब तक बच्चे सिंगल डिजिट में कहीं ना कहीं हमारी गाइडेंस में जो टॉप रैंक अचीव कर पाए हैं, ठीक है, तो उसके बेस पर कंक्लूजन निकाल करके लेटेस्ट जो अपडेशन हुए हैं इसको तो मिनिमम फॉलो करना ही होगा, ठीक है। तो यहां हम 360 आउट ऑफ 360 का जो टारगेट लेके चल रहे हैं उसको कैसे अचीव करना है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है, वो सब बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा मास्टर प्लान है बेटा, मास्टर प्लान क्या है भाई, नीट 2022 360 आउट ऑफ 360। इस मास्टर प्लान को अचीव करने के लिए जो हमारा पाथ है हार्ड वर्क, ठीक है, पर साथ साथ में स्मार्ट वर्क। आपको पता है लाखों बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं। क्या आपको पता है कि क्या सबका सिलेक्शन हो जाता है? नहीं होता। क्या उन जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं या आप जितने भी लोग जुड़े हुए हो, क्या आपको ऐसा लगता है, ऐसा बिलीफ है, ऐसा यकीन है कि हम सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे? नहीं बेटा, आप यही सोचकर तो ज्वाइन कर रहे हो या आगे तैयारी कर रहे हो कि हाँ हमारा सिलेक्शन होगा। तो जब आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा यकीन है आपको, बिलीफ है आपको, आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो, फिर भी मात्र वही 2 से 4% बच्चों का ही सिलेक्शन होता है, रिमेनिंग का सिलेक्शन क्यों नहीं होता? तो अंतर क्या है उन 2 to 4% स्टूडेंट्स में और रिमेनिंग स्टूडेंट्स में? जबकि हार्ड वर्किंग वो भी कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग वो भी कर रहे हैं। तो हार्ड वर्क डिपेंड करता है आप किस डायरेक्शन में करते हो। अगर आपका हार्ड वर्क सही डायरेक्शन में नहीं है, रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। आपको सर बहुत मेहनत की हमने, पर सही डायरेक्शन में नहीं की, रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट कब आएगा? हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क, क्योंकि स्मार्ट वर्क करना है और सही डायरेक्शन में करना है। तो जो हमारा मास्टर प्लान है बेटा वो हार्ड वर्क पर भी है और साथ साथ में मेनली क्या है, स्मार्ट वर्क, क्योंकि हमें सबसे अलग रहना है, हमें सबसे अलग स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, ठीक है। हम स्ट्रेटेजी तो सबको बता रहे हैं, पर इनमें से आप में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो आगे जाकर के कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे, पर वो आपको प्रॉमिस करना है कि पीछे नहीं रहना, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे ही, एक अच्छे फॉलोअर बनना है आपको बस। अब हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में डिफरेंस समझ में आया आपको? क्योंकि स्मार्ट वर्क नहीं करोगे सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। एक टाइम था जब हार्ड वर्क से काम चल जाता था, बट आज की डेट में आप समझ रहे हो जितना पेपर का स्टैंडर्ड इजी होगा, कंपटीशन उतना ही टफ होगा। सिंगल क्वेश्चन सिलेक्शन के लिए, समझना मेरी बात, रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, कहीं 2-4 क्वेश्चन में ही मैक्सिमम सारे सिलेक्शन निपट जाते हैं। तो हर ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको समझनी होंगी बेटा, अच्छे से समझनी होंगी, क्योंकि उसके बेस पर ही आपको आगे चलना है, ठीक है। तो हमें हार्ड वर्क करना है पर सही डायरेक्शन में करना है विद स्मार्ट वर्क। आप समझ गए ना मेरी बात? तो वो स्मार्ट वर्क कैसे करना है हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो पहला तो हमारा है जो टारगेट अचीव करना है उसमें हार्ड और स्मार्ट वर्क। इसमें बायोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्यों करती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। बायोलॉजी की अगर बात करते हैं तो बेटा नीट का 50% सिलेबस अकेला बायोलॉजी कवर करती है, और ये बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है इसको आप कम टाइम में कवर कर सकते हो, नंबर 1 रिवीजन फास्ट हो सकता है, और अगर आप थोड़ी भी मेहनत करते हो तो यहां 360 आउट ऑफ 360 लाना कोई बहुत इंपॉसिबल नहीं है। जबकि फिजिक्स केमिस्ट्री में मैंने जो देखा है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों मिलकर के 50% कवर करते हैं वेटेज, यहां अकेला बायोलॉजी मिलकर के 50% वेटेज। फिजिक्स केमिस्ट्री में बच्चे पूरी साल में ऑन एन एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूं, ठीक है, टॉपर्स की बात नहीं कर रहा, 50 ऑन एन एवरेज बच्चा पूरी साल फिजिक्स केमिस्ट्री में मेहनत करता है। अगर मार्क्स पूछोगे लास्ट में कितने आए, वही लिमिटेड मार्क्स आते हैं, ठीक है। यानी खूब मेहनत करो तब भी उन ऑन एन एवरेज बच्चों के लिमिटेड मार्क्स आते हैं, और मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात, पर वो बायो को साइड कर देते हैं, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री कहते हैं कि बायो तो हम कर लेंगे, बट फिजिक्स केमिस्ट्री पहले करते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री में लगे रहते हैं बेटा, और मार्क्स उनके फिजिक्स केमिस्ट्री में अचीव कर पाते हैं, पर ऑन एन एवरेज बायो उनकी वीक हो जाती है। यही सिलेक्शन रुकने का बहुत बड़ा कारण होता है। तो चाहे बच्चा टॉपर हो या ऑन एन एवरेज बच्चा हो या बिलो एवरेज बच्चा हो, सबको सबसे पहला टारगेट क्या करना है भाई, जो स्कोर कवरिंग है, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं नीट के अंदर कि आपके बायो में मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी, फिजिक्स में ज्यादा है तो ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, केमिस्ट्री में है तो प्रायोरिटी मिलेगी। भाई सबका इक्वल वेट, इक्वल का मतलब मार्क्स पर बेस्ड है आपका सिलेक्शन, ठीक है। और हर क्वेश्चन यानी जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब एक पर्टिकुलर मार्क्स के होंगे, वो बायो का हो या फिजिक्स का हो। तो क्यों ना हम पहले उस चीज को बहुत ज्यादा फोकस करें, ठीक है, जो कि मैक्सिमम वेटेज कवर करती है, जिसमें कंपैरेटिव कम मेहनत है, जिसमें अगर मेहनत करोगे तो 100% आप मार्क्स अचीव कर पाओगे, यानी सेलेक्ट हो पाओगे।
तो सिलेक्शन की एक स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि अगर आप 70 to 80% अप्रोक्सीमेटली 80% मार्क्स अचीव कर लेते हो नीट के अंदर, तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है, एक ठीक ठाक कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। पर इसको करने के लिए अगर आप बायो में मेहनत कर लेते हो, 360 आउट ऑफ 360 ले लेते हो, जो एक ऑन एन एवरेज मतलब मिडिल वाला बच्चा ले लेता है इजीली, मतलब मेहनत कर लेता है बायो में, कोई कहीं ना कहीं फिजिक्स केमिस्ट्री से फोबिया होता है, उस फोबिया के चक्कर में वो बायो को साइड कर देता है और उस पर लगा रहता है, और फिर भी मार्क्स उतने अचीव नहीं कर पाता जितना उसको अचीव करना चाहिए, ठीक है। तो बस यही कारण होता है उसका अगेन ड्रॉपर बनने का। तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप हर बार ड्रॉपर बनो, ठीक है, बस मैं चाहूंगा बस एक बार तैयारी करो, जी तोड़ तैयारी करो, ठीक है, और एक सही स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करो, एक सही डायरेक्शन में तैयारी करो, हार्ड वर्क करो, पर साथ साथ में स्मार्ट वर्क करो, और सिंगल अटेम्प्ट में सिलेक्शन लो, ठीक है। 2022 जो आपका एम है वो अचीव हो, ठीक है। तो इसके लिए हार्ड स्मार्ट वर्क समझ में आ गया, बायो की इंपॉर्टेंस समझ में आई आपको, ठीक है, क्योंकि बायो में आप अचीव कर सकते हो, उधर अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि बायो में अचीव करने के लिए अब पहले बहुत पढ़ना पड़ता था, अब एक सेलेक्टिव एक सही चीज पढ़नी है आपको, और कैसे पढ़नी है वो हम गाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हार्ड एंड स्मार्ट वर्क जो आपको फॉलो करना है। यहां हम मेनली फॉलो किसका करने वाले हैं, मेनली यहां हम फॉलो करने वाले हैं बेटा, समझना, एनसीईआरटी को। तो पहला हमारा टारगेट क्या होगा, एनसीईआरटी। भाई क्यों टारगेट हमारा एनसीईआरटी है, क्योंकि एनसीईआरटी आप बायो के केस में, ठीक है, मैं अभी बायो की बात कर रहा हूं, मोस्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, मैंने मोस्टली बोला है, ठीक है, ऑल क्वेश्चन नहीं बोला, ठीक है। जिसमें से भी अगर मैं, ठीक है, जूलॉजी वाले पार्ट की बात करता हूं, तो इसके अंदर ह्यूमन फिजियो से 5 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी आते हैं, हर साल आते हैं, सबको पता है, ठीक है। और वो जो 4-5 क्वेश्चन होते हैं, बस ध्यान रखना, वही वो क्वेश्चन होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि दिल्ली एम्स में कौन जाएगा, मौलाना आजाद में टॉप रैंक कौन लेने वाला है, नीट की टॉप रैंक कौन फोड़ने वाला है, फर्स्ट डिजिट रैंक कौन लाने वाला है, ठीक है। वो लास्ट के जो 5 क्वेश्चन मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, जो आउट ऑफ एनसीईआरटी होंगे, उनका जो अगर मैं लेवल की बात करता हूं तो हार्ड लेवल में काउंट होते हैं वो, ठीक है। तो उस पर अगर आप वाकई में अपने जुनून है, आपने टारगेट बना रखा है, तो आप उस 5% पर फोकस करोगे। अगर आप ऑन एन एवरेज हो, बस आपका टारगेट है कि सर सिलेक्शन हो जाए, इट्स सफिशिएंट, तो उन 5% को छोड़ दोगे, ओनली एनसीईआरटी पर फोकस करोगे, ओनली एनसीईआरटी। बट यहां हम हर बच्चे को फोकस करके चलने वाले हैं, बिल्कुल बिलो एवरेज, मिडिल जो एवरेज ऑन एन एवरेज बच्चा है, और एक सुपर जो क्वालिटी का बच्चा है। तो क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सबके लिए कॉमन क्लास है, तो अब यह आपको डिसाइड करना है कि आप कहां पर एक्सटेंड करते हो, आपका आईक्यू लेवल क्या है, आपके ब्रेन की स्ट्रेंथ क्या है। भाई एक बच्चा किसी चीज को अचीव करने में, किसी को लर्न करने में, किसी को समझने में आधा घंटा लगाता है, बट एक बच्चा 6 घंटे में समझ पाता है, तो कहीं ना कहीं लेवल में अंतर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप समझना मेरी बात, तो यही आपको बस डिसाइड करना है, ईमानदारी से समझना होगा, क्योंकि हर इंसान के ब्रेन की कैपेसिटी, थोड़ी सी लर्निंग कैपेसिटी अलग अलग टाइप की होती है। कोई सेल्फ स्टडी करने के बाद समझता है, कोई किसी जब टीचर समझा देता है तो समझता है, कोई बच्चे ऐसे होते हैं टीचर समझाए जब तक खुद नहीं पढ़ेगा वो नहीं समझ पाएगा। तो ये हर बच्चे के ब्रेन की कैपेसिटी अलग है, हम हर तरीके की कैपेसिटी के बच्चे को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, टॉप से लेकर के बिल्कुल लोअर, ठीक है, और सबको लेकर चलेंगे, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है, कि आपका लेवल क्या है और आपको सर के साथ किस तरीके से चलना है। मैंने बता दिया, अगर आप टॉप रैंकर आपका ड्रीम है, आपको टॉप कॉलेजों में जाना है आपका ड्रीम है, आपको सिंगल डिजिट लेनी है आपका ड्रीम है, तो आपको उस 5% पर फोकस करना पड़ेगा, उन 5 मार्क्स, ठीक है, जो आउट ऑफ एनसीईआरटी होते हैं उस पर फोकस करना पड़ेगा। एनसीईआरटी में भी अगर बात करते हैं, क्वेश्चन ध्यान रखना है आपको कि किस तरीके से नीट का लेवल है। अप्रोक्सीमेटली 40% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, पीवाईक्यू, इसलिए मैं पीवाईक्यू साथ में लेके चलूंगा, तो यहां पीवाईक्यू हम साथ में लेके चल रहे हैं बेटा, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं होते, उसी से लिंक्ड होते हैं, कंसेप्ट वही होगा, ऑप्शन चेंज हो जाएंगे, कंसेप्ट वही होगा, नहीं कहीं ना कहीं लिंक उससे होंगे। तो 40% क्वेश्चन पीवाईक्यू से आते हैं, तो यहां हम आपके एक एक पीवाईक्यू क्लियर कराएंगे, और आपको करने हैं, पीवाईक्यू नहीं छोड़ने। भाई मैक्सिमम क्वेश्चन मोस्टली पेपर जो है एनसीईआरटी से आ रहा है, एनसीईआरटी कंसेप्चुअल आ रहा है, ठीक है, उसको आपको बहुत अच्छे से करना है। भाई कई बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है, सर हम एनसीईआरटी, जो मैं ड्रॉपर्स की बात कर रहा हूं, हर एनसीईआरटी हम 10 टाइम रीड कर चुके हैं, हम 8 टाइम रीड कर चुके हैं, पर फिर भी हमसे मिस्टेक हो रही है। रीड करने से काम नहीं चलेगा भाई, एनसीईआरटी आपके ब्रेन में सेट हो रही है नहीं, एनसीईआरटी कंसेप्ट आप समझ पा रहे हो या नहीं, क्योंकि आप रट नहीं पाओगे, ठीक है।
तो आप रीडिंग करने से कुछ नहीं होता। अभी रीडिंग करना है, रीडिंग तो क्या है, ठीक है, आप बस रीड करते जा रहे हो, रीड करते जा रहे हो, इससे कुछ नहीं होता है जब तक आपकी वो लाइनें आपके ब्रेन में सेट नहीं हो रही। तो उसके लिए कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट होती है जो हम आपको साथ साथ प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी में भी बच्चे थ्योरी पढ़ लेते हैं सफिशिएंट, पर एनसीईआरटी में भी क्या फोकस करना है, ध्यान रखना है आपको। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करता हूं तो एनसीईआरटी में भी आपको भाई सारी की सारी थ्योरी कवर करनी है, एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी कवर करनी है, एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम और फ्लो डायग्राम्स हैं वो कवर करने हैं, एनसीईआरटी की समरी लास्ट में दी होती है बेटा, वो भी कवर करनी है, ठीक है। तो बच्चे कहते हैं सर एनसीईआरटी पढ़ के पर ये क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी है, पर कभी कभी वो समरी से आ जाता है, कभी कभी वो डायग्राम फ्लो डायग्राम से आता है। जैसे अभी देखा होगा आपने बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन आया था स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, तो जो स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड दे रखे हैं एनसीईआरटी ने, बच्चा उतना घोट के चला जाता है, ठीक है, बट वहां से क्वेश्चन नहीं आया। अब इन्होंने स्ट्रक्चर पूछा पर स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड से नहीं पूछा, उन्होंने आगे जाकर के प्रोटीन का स्ट्रक्चर दे रखा है जिसमें कुछ अलग डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड का एक पॉलीमर बनाया हुआ है, तो उन्होंने स्ट्रक्चर वहां से उठाया। इसका मतलब ऐसा नहीं है, तभी तो कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ना और कैसे पढ़ना वो एक स्ट्रेटजी है जो हम आपको बताने वाले हैं। हम एनसीईआरटी ही पढ़ाएंगे पर कंसेप्चुअल पढ़ाएंगे, विद कंसेप्ट को उसमें जोड़ते हुए पढ़ाएंगे, पर हम वो 5% क्वेश्चन भी कवर करने वाले हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप उस स्टैंडर्ड में आते हो या बिलो मिडिल स्टैंडर्ड में आते हो या बिलो स्टैंडर्ड में आते हो, बिलो स्टैंडर्ड में आते हो या मिडिल में आते हो। आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ नीट में सिलेक्शन लेना है, इस पर फोकस करोगे, ओनली इस पर फोकस करोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या फोकस करने वाले हो भाई, टोटल थ्योरी कवर करने वाले हो, एनसीईआरटी डायग्राम कवर करने वाले हो, एनसीईआरटी की समरी, लास्ट में बच्चे समरी छोड़ देते हैं, समरी कवर करनी है। कई चीजें ऐसी हैं जो मेन थ्योरी में नहीं है, समरी में दे रखी हैं, ठीक है, तो वहां से कवर करना है। इसके अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो हम आपको कराने वाले हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आपको करने हैं। और उसके अलावा एक चीज और है जो कई बच्चों को पता ही नहीं होती, एक एनसीईआरटी में हर चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले ऊपर एक QR कोड होता है, ठीक है, जैसे मैं दिखा देता हूं आपको, शायद कुछ बच्चों को पता भी नहीं होगा।